हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई लोग एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का वैद्युत आवेश क्षेत्र की सेकंड क्लास में। पहले क्लास में हमने वैद्युत आवेश के बारे में एकदम बेसिक समझा, आवेश क्या होता है, उसके गुणधर्म, उसके प्रकार। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना और चैनल पर विजिट करके देख लेना। और आज हम करने वाले हैं इसकी सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हर साल पूछा था, हर एक सेट में, किसी सेट में इसमें थ्योरी में पूछ लिया जाएगा, कभी डेरिवेशन में, तो कभी इस पर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से जो फॉर्मूला मिलता है हमें, फॉर्मूला दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, न्यूटन चचा ने बताया था दो पिंडों के बीच, यानी M1 है M2, दो पिंड हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच जो बल लगेगा उसका सूत्र बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। और कूलाम चच्चा ने कुछ किया नहीं, कूलाम चच्चा ने क्या किया, तो न्यूटन का कॉपी कर दिया। और उन्होंने क्या बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को कॉपी किया हमारे कूलाम चच्चा ने, और उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए फिर देखते हैं आपको लिखना कैसे है, डेरिवेशन में आ जाता है कैसे लिखना है, और न्यूमेरिकल कैसे इस पर सोल्व करना है, हमें ये भी देखेंगे। चलिए, क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम कहता है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहता है कूलाम का नियम। यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है। हमने क्या माना? हमने माने जो हमारा पहलका आवेश है वो Q1 है और दूसर का आवेश जो हमारा है Q2 है, ठीक है। और अब हम मान लेते हैं कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी r मान लेते हैं कि दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2 जो एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं। तब कूलाम चच्चा कहते हैं कि उनके बीच बल लगेगा। अब देखो, हमें पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि जो गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। अगर दो आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो बल लगेगा, ये हमने पिछली क्लास में भी बता दिया था। और बल चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का, है ना, लेकिन बल लगेगा। आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण का कब? यानी हमने पहले ही बताया था कि अगर समान आवेश होंगे, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो एक दूसरे से दूर भागने प्रकर्षित करेंगे। यानी एक मेल है दूसरा भी मेल है, तो एक दूसरे से टकरार करेंगे, और एक मेल है एक दूसरा फीमेल, तो एक दूसरे आकर्षित होंगे। यानी विपरीत प्रकृति आवेश, एक धनावेश तो दूसरा ऋणावेश, तो एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे, है ना। तो उनके बीच बल लगेगा। ये तो बनी बात है कि अगर दो आवेश एक दूसरे को दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच बल लगेगा। तो कूलाम चच्चा ने कहा कि जो बल लगेगा यानी F, वो अनुक्रमानुपाती होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। यानी दोनों आवेश यानी Q1 और गुणे में Q2, है ना, यानी Q1 इंटू Q2, इसके गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और क्या बताया, और क्या बताया, जो बल होगा वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उनके बीच की दूरी कितनी है, r का वर्ग करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रम को उल्टा लिखते हैं, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो बल लगेगा उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। अब देखो, इनको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं बताओ? समीकरण 1 और 2 से इधर लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब आप सभी को पता है जहां भी ये वाला चिन्ह आता है, कांस्टेंट वाला चिन्ह, ये हटता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है ना, ये हटता है तो यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हो? ये कांस्टेंट का जब ये चिन्ह हटेगा ना तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हो जाएगा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, ठीक। ये निकल कर आ गया हमारा, कुछ नहीं किया, बस हाँ, उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको एक साथ मिला दिया और कांस्टेंट हटा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लग गया, ठीक है। और ये सूत्र निकल कर आ गया, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, ठीक है। अब थ्योरी में पूछा था, इतना आप लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। न्यूटन आगे लगा दोगे क्योंकि इसका मात्रक जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, आगे न्यूटन लगा दोगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि जैसे कि डेरिवेशन में भी मतलब उस तरह पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल में तो कैसे लगाओगे, है ना, कभी कभी MCQ भी बन सकते हैं इस पर, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, आप सभी को पता है जो F है ये बल है, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। F है जो बल है ना, ये क्या है, दोनों आवेशों के लगने वाला बल है। अब ये हमको पता है जो Q1 है ये पहलका आवेश है और जो Q2 है दूसरा आवेश है, और r जो है इनके बीच की दूरी है,
है ना, यही तो यहाँ पर है। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है, ठीक है, समझो इसका जो मान होता है, समझो इसका जो मान होता है क्या होता है, 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। यानी न्यूमेरिकल लगाते वक्त जहां भी आपको दिखाई देगा इसको हटाकर इतना लिख दोगे, ठीक है, 9 गुणे 10⁹ अब ये भी हमें समझ में आ गया। चलो 1/4 ये क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में कुछ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन नोट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नोट, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, इसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और मात्रक जो है इसका उल्टा कर दो, ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मान, एप्सिलॉन नोट का मान। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने आपको सब कुछ बता दिया कि हाँ कैसे आपको इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, और थ्योरी आएगा तो आपको किस तरह लिखना है कूलाम का नियम। तो कूलाम ने चच्चा ने कुछ किया नहीं, बस न्यूटन चच्चा का कॉपी किया। उन्होंने बताया था दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है ना, तो उसी को फॉलो किया, कॉपी किया, और हमने कूलाम चच्चा ने क्या बता दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है, यही बता दिया। यानी जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, और बीजकर्मानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है। जब यहाँ से कांस्टेंट का चिन्ह हटेगा तो 1/4 आ जाएगा, जिसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट जो होता है निर्वात की वैद्युशीलता होती है, और इसका जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो कूलाम का नियम है पूरा हमारा खत्म हो चुका है। ये अब कभी कभी एग्जाम में एक और चीज पूछ लिया जाता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक से, ठीक है। कूलाम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं ये होता है, ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं, तो हाँ अब मैं बोलकर बता देता हूँ, आपको यहीं पर दिखाई दे जाएगा ना, मिल जाएगा यही, इसी में नियम में ही आपको मिल जाएगा कि नहीं। अब देखो कूलाम का नियम की सीमाएं यानी किन हद तक लागू होगा, कूलाम का नियम कब लागू नहीं होगा, ठीक है, कब लागू होगा कब नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेश, यानी अगर कोई दो आवेश हमारे पास स्थिर है यानी रुके हुए हैं तभी कूलाम का नियम लागू होगा, अगर स्थिर नहीं है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। क्या है, पहला तो आवेश स्थिर होने चाहिए, अगर आवेश गतिमान है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, बिंदु आवेशों के बीच बिंदु आवेश होने चाहिए भैया, बिंदु आवेश होने चाहिए, बहुत छोटे आवेश होने चाहिए, बड़े आवेश होंगे तो भी लागू नहीं होगा, बिंदु आवेश होने चाहिए। तीसरा कि 10⁻15 इससे कुछ दूरी होती है मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इनके जो बीच की दूरी है इससे कम नहीं होनी चाहिए, 10⁻15 मीटर, शायद यही है, मैं एक बार देख लेता हूँ, 10⁻15 शायद, हाँ सही है कि कहा मैंने, ठीक है। मैं नोट्स रख लेता हूँ पर मैं कभी देखता नहीं नोट्स में, ठीक है, वैसे ही बता देता हूँ। चलो तो इतनी चीज़ जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है वैद्युत क्षेत्र की, हमने बहुत ही आसान शब्दों में पूरा जो है फर्स्ट क्लास जो है इंट्रोडक्शन के साथ बहुत ही आसान से समझाया, उसके प्रकार के गुणधर्म के बारे में जाकर डिस्क्रिप्शन से देख लेना, और चैनल पर विजिट करना, आपको अच्छा लगे यहाँ इस चैनल से कुछ मैं पढ़ सकता हूँ, और लास्ट टाइम पे तो बार बहुत तगड़ा रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। अभी तो जो है इस मतलब कि बोर्ड पर ही हमें फिजिक्स और मैथ जो है बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ, बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वैद्युत आगमन और फिर वैद्युत गोष की परिमेय, इस तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगमन होगा हमारा सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत धारता पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।